साथियों, आज डावोस 2026 में भारत का डेलीगेशन और यहाँ पे जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी साथ हैं और जिस तरह से यहाँ पर डावोस में भारत की प्रेजेंस है, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का सब जगह जो चर्चा है और टेक्नोलॉजी में किस तरह से इंडिया लीडरशिप ले रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ में किस तरह से भारत की लीडरशिप हो रही है, उसकी सब जगह चर्चा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले वो ओपनिंग रिमार्क्स देंगे और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे भारत सरकार के तत्वावधान में डावोस में भारत की प्रेजेंस ये बहुत अच्छे तरीके से रजिस्टर हो रही है और अलग अलग 10 राज्य ये जो हमारी एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये जो स्पिरिट प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है, उस स्पिरिट के तहत हम सब लोग यहाँ पर अपना प्रेजेंस रख रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि डावोस एक ऐसी जगह है कि आज के जियोपॉलिटिक्स में जो एक कनेक्टेड इकोनॉमी है, इस कनेक्टेड इकोनॉमी में आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको डावोस आना है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर बिजनेसेस एक दूसरे से मिलते हैं या इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेसेस, इसके कई नई चीजें यहां सीखने को मिलती है। दुनिया किस प्रकार से बदल रही है इसके बारे में भी हमको सीखने को मिलता है और विशेष रूप से एक इसका बाय प्रोडक्ट भी है कि बिजनेसेस कनेक्ट होते हैं। तो कुछ एमओयूज भी हम लोगों के होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी उसमें आती है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो हम लोगों ने इस बार बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक एमओयूज पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने बर्कले के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ अपने एमआईटी के साथ या इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी जो है उसके साथ, ऐसे जो बहुत ही आइकॉनिक दुनिया की इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ हम लोगों ने टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एमओयूज किए हैं इस बार, कि जिसके कारण हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों अपने देश में ले जा सकते हैं, अपने स्टेट में ले जा सकते हैं और एक इकोसिस्टम हम लोग खड़ा कर सकते हैं। आज हम लोगों ने मेडटेक के ऊपर एक बड़ा संवाद किया महाराष्ट्र के पैवेलियन में और वहां पर बहुत अच्छे लोग मेडटेक के क्षेत्र से आए थे और जो एमआईटी लैब है उसके साथ हम लोग मेडटेक के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एक प्रधानमंत्री जी हम सभी को आने की जो एक परमिशन देते हैं, हमको भेजते हैं, यहाँ जो डेलीगेशन आता है, इस डेलीगेशन के कारण एक प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत को एक सेंटर स्टेज मिलता है। हमारी ग्रोथ स्टोरी जो है वो लोगों को सुनने को मिलती है। आज सुबह मैंने एक पैनल में पार्टिसिपेट किया जहां करीब 9 देशों के या बहुत सीनियर मिनिस्टर्स थे या वहां के प्रधान थे, ऐसे सारे बड़े लोग थे और ये एक प्रकार से जो हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है उसको अब नेक्स्ट जनरेशन गवटेक में हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर ये सेमिनार था। और यहाँ पर जब भारत की स्टोरी मैंने डीपीआई की बताई तो बहुत इम्प्रेसिव थी, लोगों को बड़ा वो सुनकर अच्छा लगा। और ब्राजील ने तो ये कहा कि हम लोगों ने यूपीआई से ही इंस्पायर होकर हमारा सारा जो डीपीआई है उसको तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमारी स्टोरी जो दुनिया के सामने जानी चाहिए वो स्टोरी आज यहाँ से जा रही है। थैंक यू। इसी तरह से सेमीकंडक्टर में आज सेमीकंडक्टर का एक राउंड टेबल था, उसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे टॉप लीडर्स थे, सीईओज थे। उन्होंने भी जिस तरह से भारत ने बहुत कम समय में सेमीकंडक्टर में इतनी बड़ी पहचान बना ली है उसका स्वागत किया। आज 2 नैनोमीटर की चिप्स, एंड टू एंड 2 नैनोमीटर मोस्ट एडवांस चिप्स
भारत में डिजाइन हो रही है, नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, टैलेंट का बहुत बड़ा पाइपलाइन रेडी हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रही है। वैसे ही एआई में भी किस तरह से भारत ने कंप्लीट पांचों के पांचों लेयर्स, एआई स्टैक के पांचों लेयर्स पे काम किया, उसकी भी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है। और सबसे बड़ी बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का जो मिशन हाथ में लिया है, जिसमें कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी एआई के जीपीयूज की, वो एक बड़ा फैक्टर है। उस तरह से और भी कई चीजों पे भारत की पहचान बनी है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, करीब करीब हर स्टेज पे, हर पैनल में, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे एआई हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, हर एक सेक्टर में भारत की एक अलग पहचान बन रही है। इधर से स्टार्ट करें। Okay. Good evening, sirs. Thank you for your time. My name is Sumit. I'm from Times Now and ET Now. Just what the Honorable CM said about competitive federalism and collaborative federalism. Next year, can we expect more states? This year, 10, which is great. Can we expect more states? And at the end of Davos, will we be getting some kind of, I don't know, a report from the government saying, you know, exactly this part with the collaborative strength has made a mark in Davos of India? Just thought. From the central government, we definitely welcome all the states who would like to participate, and we help them be a part of this entire thing. And also we help them set up the right meetings, what kind of meetings they would like to do here with the business leaders and other leaders. So more states get represented here, better it is. Yes, sir. I'm Ashutosh from Deutsche Welle. I wanted to ask you as to, at a time when there is this sort of a trade talk dialogue going on between US and India, what's your message from Davos? What do you want to tell the investors at a time when there is a concern about our trade relationships with the US? We are a trusted partner for the world. Yes, सर, मेरा नाम तरुण शर्मा है, मैं जी बिजनेस से हूँ। सर, आप यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत से दुनिया लेना चाहती है, चाहे वो जैसे एग्जांपल के तौर पे डीपीआई या सोलर में जैसे पीएम सूर्य घर, कुसुम, इस तरह की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं और टेक्नोलॉजी है जिसके साथ आप विदेश के साथ देशों के साथ करार कर रहे हैं? सारी दुनिया में भारत के टैलेंट की बहुत बड़ी पहचान है। चाहे कोई भी सेक्टर लो आप, चाहे सेमीकंडक्टर, एआई, सोलर, चाहे मेडिकल, हर एक सेक्टर में भारत के टैलेंट की बहुत पहचान है और बहुत बड़ा रिकॉग्निशन भी है। और साथ ही साथ जो भारत में नया इनोवेशन हो रहा है, उस इनोवेशन के प्रति दुनिया की एक बहुत बड़ी पहचान है। एक जो नया मॉडल दिया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया मॉडल दिया है, उसकी भी बहुत चर्चा है। उस मॉडल को लेकर भी कई पॉलिसी मेकर्स इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। फिर दूसरा, किस तरह से हमने हर चीज में इनोवेशन पे फोकस किया है, उसके बारे में भी बहुत चर्चा है। किसी एक ने आज कहा था कि, एक बड़े सीनियर लीडर ने कहा था कि भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो ब्लूप्रिंट है दुनिया के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस भी सब जगह सुनाई देते हैं। Yes, sir. This is Rajesh Singh. One question. Want to ask? Sir, Rajesh, can I ask? Sir? Rajesh Singh from ANI. Sir, just say we have democratized UPI and digital infrastructure. Can we see in future, in few years, that AI, Gentech, semiconductor, these also will be democratized and it will be available, especially in the healthcare sector? Definitely. और इनफैक्ट जिस तरह से भारत ने जो आप सबको जानकारी होगी कि हेल्थ केयर में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। उस प्लेटफॉर्म में बेसिकली कॉमन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रिपेयर हुआ है। उसमें क्लिनिक्स जुड़ते हैं, डॉक्टर्स जुड़ते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जुड़ती हैं, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स जुड़ते हैं, डायग्नोस्टिक्स जुड़ते हैं और करीब करीब अब तक मेरे ख्याल से 65 करोड़ के आसपास सिटीजन्स जुड़े हैं। तो ये जो मॉडल है, आज इसकी भी एक पैनल में चर्चा हुई थी। तो ये मॉडल दुनिया के सामने एक
अनूठा मॉडल है दुनिया में, जहां पे बहुत हाई कॉस्ट की हेल्थ केयर है, वहां पर भारत एक नया प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मॉडल दुनिया को दे सकता है। ऐसा दुनिया में आज एक विश्वास जागा है और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई को जोड़कर और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इस मॉडल को जोड़कर दुनिया के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। Sir, today you talked about at one of the sessions about what you also mentioned here, 5 layers of AI that India is working on. We are basically in the group 1 of AI. There, some people are also talking about that AI benefits should be equal to all. It should not be limited to the way the day we stop talking only about tech companies. So that is the bubble. So how we do this democratization of AI also? बहुत सही कहा आपने, और दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स इंडिया फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज, बिकॉज इंडिया हैज प्रोवाइडेड द कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी। ये यूनिक मॉडल है जिसको आज यूरोप भी स्टडी कर रहा है, यूएस भी स्टडी कर रहा है, कि गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड 38,000 GPUs, which is unique to the world and at a cost which is 1/3 the cost of the global cost. That is where technology becomes accessible to all. Unlike, like if you go to the other countries, the rich countries, there the technology is in the hands of a limited technology big tech companies. In our case, we have been able to democratize technology by providing this common compute facility, by providing free open source models, by supporting the development of very important models. So that's one very, very different approach compared to other countries. So this is Deepshika from Economic Times. So this meeting is happening in the backdrop of very significant geopolitical developments. What is the sense that you have, what is your sense so far, since you've come here, from whatever meetings that you've had with world leaders and so on? And also, was there any discussion on AI, on regulation or a global regulatory framework for AI, if you could elaborate on that? In this world full of turbulence, everybody is looking for trusted partners who have stable policies, who have a clear thought process, and India definitely lists very high. Any geography you meet the leader from any country, they consider India as a major, as a partner, as an economy, as a co-developer, as a co-creator, as a country which can be relied upon. That's the thought process, that's the feeling we got from interactions. And regarding AI regulation, yes, there is a serious concern about the way AI can be misused. Most countries are looking at some sort of regulation. Even the tech companies are looking at, in a sense, putting those guardrails within the AI models. Today, actually two of the large tech companies, CEOs whom I met, they said that they are actively, in fact, they are on the verge of creating those guardrails, implementing those guardrails within the AI stacks that they have developed. And that's very significant because the society at large is getting disturbed by some of the things which few of the models are creating. So if I could just get a follow-up. Many of our trade partners have come with very large delegations, the official delegations also, and I'm referring to the United States. Would you be having meetings with the official delegation that is here? The format of Davos is a format where we generally do panels and bilaterals. The trade meetings which happen, they happen as per the countries, their own schedules and their own negotiations. We are deeply engaged with all the major economies on practically all fronts at this point of time. So, and this is not the forum in which we meet delegation to delegation. So one last question, short one only. So you spoke about, both of you spoke about how internationally India is taking UBI is there and different blueprints are there. Are we also, is the government also using Davos as a forum to maybe hear of international ideas that could be used in India?
Yeah, of course. Today I picked a very interesting idea from the UAE, where they are now aiming at zero bureaucracy. So I like that idea. In fact, they have a very good economy to support, and so every year, they give a prize money of $250,000 to a bureaucrat who brings down the processes and makes it a zero bureaucracy, idea. So I think these are some certain things, or like Minister Sir was telling about AI being responsible. So today one idea was floated that let the AI algorithms be embedded with, some certain regulatory frameworks so that it becomes responsible. So I think, yes, you get, it is a place to get ideas.